हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का पॉलिटी की क्लास में। यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम बहुत करीब है और यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में हर सेगमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर की तैयारी तो हम लोग मैराथन के माध्यम से कर रहे हैं, लेकिन अलग अलग जीएस में भी हमें बेहतर स्कोर करना है। तो उस जीएस के स्कोर में बेहतर करने के लिए हम आपकी मदद पॉलिटी में कर सकते हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस के एग्ज़ाम में पॉलिटी की जो भूमिका होती है वो 20 से 25 सवालों तक होती है। कई बार 25 सवाल, 22 सवाल, 23 सवाल आते हैं। इसका मतलब है कि एक लंबा पार्टिसिपेशन है हमारे एग्ज़ाम में। लेकिन पॉलिटी हम लोग साल भर पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद भी कुछ ऐसे मुद्दे होते हैं, कुछ ऐसे डायमेंशन होते हैं, कुछ ऐसे सेगमेंट होते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जहाँ से गलत फहमियाँ, कन्फ्यूज़न, डाउट्स, और एक्सेप्शन, जो अपवाद वाले मुद्दे हैं वो बने रहते हैं। उन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने के लिए मैंने आपके लिए एक पॉलिटी स्कोर बूस्टर सीरीज़ लाया है, जैसे कि समीक्षा अधिकारी के पहले भी मैंने लाया था। तो इसके माध्यम से हम उन हिस्सों पर काम करने की कोशिश करेंगे जहां पर आपसे दिक्कत होती है, जहां से आयोग क्वेश्चन भी उठाता है और उसके बाद आपसे मिस्टेक्स भी होती है। उन सारी चीज़ों को हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी से जुड़िए, लिंक को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी विद्यार्थियों तक क्लास पहुँचे। और आपको 5 क्वेश्चन के माध्यम से लगभग हम 30-40 क्वेश्चन सिखाने की कोशिश करेंगे। कई बार तो 50 क्वेश्चन का आंकड़ा भी पार हो जाएगा। तो चलिए आइए इस पॉलिटी बूस्टर सीरीज में पहले क्वेश्चन पर नजर डालते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमने लिया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। मौलिक अधिकार सरकार के लिए आदेशात्मक होते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व केवल निर्देशात्मक होते हैं। मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज के हित की बात करते हैं। अब यहाँ फैक्ट नहीं है, सारा मुद्दा कॉन्सेप्ट का है कि अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा है, फैक्ट वाले भी सवाल शामिल करेंगे, ध्यान रखिएगा। जहाँ जहाँ से फैक्ट वाले मुद्दे होते हैं उसको भी हम शामिल करेंगे और कॉन्सेप्ट दोनों लेके चलेंगे इस पॉलिटी बूस्टर सीरीज में। और हम लोग के पास पर्याप्त समय है, अभी 15-16 सेशन हम लोग कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट आप देख रहे हैं कि मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो इस मुद्दे को लेकर कई बार सवाल बनता है कि फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी ये एक दूसरे के विरोधी हैं, एक दूसरे के विरोधी हैं या एक दूसरे के पूरक हैं। इस बात को लेकर के 1951 से ही न्यायालय के बीच लड़ाई चलती रही। न्यायालय और इस अधिकार के बीच लड़ाई चलती रही। किस बात को लेकर? कई बार ऐसे मुद्दे आए, कई बार ऐसे परिस्थितियां आई जब इस बात का निर्णय लेना हुआ आखिर किसको वरीयता दी जाए, किसको प्रायोरिटी दी जाए, डीपीएसपी को दी जाए या नीति निर्देशक तत्वों को दिया जाए। और ये पहला विवाद 1951 में चंपकम दोराईराजन के मामले में शुरू हुआ था। कब शुरू हुआ था? चंपकम दोराईराजन के मामले में। चंपकम दोराईराजन का मामला। आयोग ने एक बार सवाल भी पूछा है कि चंपकम दोराईराजन का संबंध निम्नलिखित में से किस आर्टिकल से है? इसका संबंध 15 क्लॉज 4 से है। इसका संबंध 15 क्लॉज 4 से है, ध्यान रखिएगा। और इस मामले में पहली बार न्यायपालिका ने, जब मद्रास सरकार के द्वारा कुछ वर्गों के लिए कुछ शिक्षण संस्थानों में विशेष प्रावधान देकर उनको विशेष सुविधा दी गई थी, और जब ये मामला चंपकम दोराईराजन के मामले में न्यायपालिका के पास गया तो न्यायपालिका ने कहा कि निदेशक तत्वों का महत्व मौलिक अधिकारों से अधिक नहीं हो सकता। मौलिक अधिकार कहता है कि धर्म, जाति, लिंग, वंश के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं होगा, और कुछ वर्गों के लिए विशेष प्रावधान जो किया गया है यह अनुच्छेद 15 का उल्लंघन है। ये मौलिक अधिकारों का हनन है और मौलिक अधिकारों की सुरक्षा करनी हमारी जिम्मेदारी है। राज्य सरकार ने कहा तो निदेशक तत्व हैं और निर्देशों का पालन करना हमारा कर्तव्य है, लेकिन न्यायपालिका ने कहा नहीं, निदेशक तत्वों का महत्व मौलिक अधिकारों से अधिक नहीं हो सकता। और इस आधार पर 1951 में पहली बार मद्रास सरकार के द्वारा लिया गया वह निर्णय रद्द कर दिया गया और मौलिक अधिकारों को वरीयता दी गई। यानी कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्वों की जो शुरुआती लड़ाई थी उसमें न्यायपालिका का झुकाव मौलिक अधिकारों की तरफ था। लेकिन जैसे जैसे राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में देश आगे बढ़ा, कई बार ये टकराव आया और अंततोगत्वा 1973 में जब केशवानंद भारती केस आया, केशवानंद भारती केस जिसमें सबसे बड़ी बेंच 13 जजों की बेंच बैठी थी, 13 जजों की बेंच बैठी थी। इस केस में न्यायपालिका ने कहा कि मौलिक अधिकार और निदेशक तत्व विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक। पहली बार ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चे मिनर्वा मिल्स केस डायरेक्ट पढ़ते हैं तो इसको कई बार भूल जाते हैं। 1973 में ही न्यायपालिका ने ये बात स्पष्ट कर दी
कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं जो दोनों साथ साथ मिलकर जहां व्यक्ति का भौतिक और नैतिक विकास करते हैं, वहीं कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सुनिश्चित करते हैं। लेकिन आगे चलकर ये विवाद जब और गहरा हुआ बीच में, तो मिनर्वा मिल्स केस आया था 1980 में। ध्यान रखिएगा, कई बार केस मिलान करने के लिए आता है। मिनर्वा मिल्स केस जो था ये कब आया था? मिनर्वा मिल्स केस जो आया था 1980 में आया था, 1980 में। और इस केस में तो न्यायपालिका ने कहा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी के मध्य संतुलन यानी कि सामंजस्य, बैलेंस भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसे मूल ढांचा घोषित कर दिया गया। और मूल ढांचे का सिद्धांत तो आप सब जानते ही हैं कि न्यायपालिका के द्वारा जिसे मूल ढांचा घोषित कर दिया जाएगा, उसमें संविधान संशोधन के द्वारा भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। यानी कि वर्तमान स्थिति क्या है? मूल अधिकार और निदेशक तत्व एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक हैं और इनके मध्य संतुलन भारतीय संविधान का मूल ढांचा है जो मिनर्वा मिल्स केस में घोषित किया गया था। यानी कि भविष्य में संविधान में संशोधन करके भी यह संतुलन तोड़ा नहीं जा सकता और किसी एक को विशेष वरीयता नहीं दी जा सकती। राइट नाउ, तो पहला स्टेटमेंट क्या मानेंगे? सही मानेंगे। दूसरा क्या है? मौलिक अधिकार सरकार के लिए आदेशात्मक होते हैं, वहीं नीति निर्देशक तत्व केवल निर्देशात्मक होते हैं। जब कभी भी किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट का हनन होता है तो फंडामेंटल राइट के हनन में न्यायपालिका रिट जारी करती है और रिट जारी करके आदेश जारी करती है और उस आदेश के माध्यम से राज्य को बाध्य करती है कि आप इन मौलिक अधिकारों को लागू कराएं। इट मीन्स फंडामेंटल राइट्स जो है ये सरकार के लिए आदेशात्मक होते हैं, वही नीति निर्देशक तत्व केवल निर्देशात्मक होते हैं। ओनली फॉर इंस्ट्रक्टिव, केवल इसमें इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यस, निर्देशक तत्व की परिभाषा ही यह है कि संविधान सभा के द्वारा सरकार को दिया गया वह सकारात्मक निर्देश जिसके माध्यम से जिसका पालन करना सरकार के लिए जरूरी है। सरकार का कर्तव्य है कि इस निर्देशक तत्वों का पालन करें। ये नैतिक रूप से कहीं ना कहीं ये लोगों को दिया गया है। मौलिक अधिकार हमें गारंटी के रूप में दिया गया है और ये राज्य की इच्छा पर है। डीपीएसपी के तहत जो भी इंस्ट्रक्शन, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शन जो राज्य को दिए गए हैं, सरकार को जो दिए गए हैं, उसका पालन करना राज्य की इच्छा पर है। इसके विरुद्ध न्यायपालिका कोई आदेश जारी नहीं करती। यह केवल संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूएंट द्वारा राज्य को दिया गया एक इंस्ट्रक्शन है। इसका मतलब है कि दूसरा स्टेटमेंट भी सही है, यह केवल निर्देश मात्र है। हालांकि फिर भी आर्टिकल 37 कहता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व अप्रवर्तनीय है, अनजस्टिसेबल है, अनफोर्सिएबल है, लेकिन फिर भी शासन में मूलभूत है, यानी फंडामेंटल है। यानी कि राज्य का कर्तव्य है कि निदेशक तत्वों का पालन करें। कब? तब जब वह नीतियां बनाए, जब वह योजनाएं बनाए, जब वह कानून बनाए, तो इस बात का ध्यान रखें कुछ डीपीएसपी के तहत जो निर्देश दिया गया है उसका पालन या करती रहे। और ये आपके आरओ 2024 में जो पहली बार एग्जाम हुआ था आपका, शायद 11 फरवरी को, जो कैंसिल हो गया था, उसमें ये सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए कि नीति निर्देशक तत्व अपरिवर्तनीय है। और दूसरा स्टेटमेंट था लेकिन राज्य के लिए ये कर्तव्य है, राज्य का कर्तव्य है कि इस निर्देशक तत्वों का पालन करे। दोनों स्टेटमेंट सही थे। राइट, तो इसका मतलब है कि इसका दूसरा भी सही है। तीसरा क्या कह रहा है? मौलिक अधिकार खास तौर पर व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षित करते हैं, जबकि नीति निर्देशक तत्व पूरे समाज की हित की बात करते हैं, पूरे समाज की हित पर। राइट, कि फंडामेंटल राइट जो है केवल अधिकारों की रक्षा के लिए है। किसके? अधिकारों की रक्षा के लिए है। फंडामेंटल राइट का जो पर्पस है वह अधिकारों की राइट का प्रोटेक्शन करने के लिए है, जबकि डीपीएसपी जो है ये समाज के कल्याण के लिए है। क्या है? ये समाज के कल्याण के लिए है, समाज के ये कल्याण के लिए है। कई बार कहा ही जाता है कि डीपीएसपी का पर्पस क्या है, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? दो ही उद्देश्य है, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने से तात्पर्य क्या है कि राज्य लोगों की बुनियादी आवश्यकताओं की भी पूर्ति करेगा। और बुनियादी आवश्यकताओं से तात्पर्य क्या है? उनकी शिक्षा, उनके स्वास्थ्य, उनके रोजगार, उनकी आधारभूत संरचना, उनके लिए आवास, उनके लिए स्वच्छ पर्यावरण, स्वच्छ पेयजल इत्यादि की व्यवस्था करना भी राज्य का कर्तव्य है। और ये जो इत्यादि की व्यवस्था की जा रही है, इससे केवल व्यक्ति विशेष के अधिकारों का संरक्षण हो रहा है या पूरे समाज का कल्याण हो रहा है? पूरे समाज का कल्याण हो रहा है। अतः नीति निर्देशक तत्व सामूहिक हित की बात करते हैं, पूरे समाज के हित की बात करते हैं, पूरे समाज के कल्याण की बात करते हैं। वहीं फंडामेंटल राइट हमारे पर्सनल
हित की बात करते हैं, ये व्यक्तिगत हित की बात करते हैं, क्योंकि अधिकारों की रक्षा की बात करते हैं, राइट। तो इसका तीसरा स्टेटमेंट भी आपका सही है। तो बताना क्या है, अब ये लगाने के बाद फिर यहाँ चेक करना होता है हमें क्वेश्चन में, ये सही है या गलत है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही पूछा है और तीनों सही है। तो कहीं है 1 2 3, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर भी नहीं। उपर्युक्त सभी का मतलब ही हुआ 1 2 और 3। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये सारी बातें क्लियर होगी। कल ये कॉन्सेप्चुअल पक्ष वाला सवाल था। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे सवाल की तरफ। दूसरा सवाल देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा स्पीकर की बात होती है ना, ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन किसका है जानते हैं? ये सबसे फेवरेट क्वेश्चन है यूपीएससी का। यूपीएससी कम से कम अब तक पिछले 10 सालों में अगर मैं बात करूं तो कम से कम 7 बार इससे सवाल पूछ चुका है। 7 टाइम्स स्पीकर से सवाल लगभग आ चुके हैं लोकसभा के संबंध में, और इस बार भी यूपीएससी 2025 में भी सवाल यहां से आया था। तो आइए देखिए सवाल क्या कह रहा है। लोकसभा अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि इसका पद, किसका पद? लोकसभा अध्यक्ष का पद अपनी पदावधि समाप्ति के पूर्व केवल तभी समाप्त हो सकता है जब कि वह सदन का सदस्य न रहे या उपाध्यक्ष को संबोधित अपना हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा पद त्याग करे। देखिए, हम अक्सर विद्यार्थियों को और आप लोगों को यह हमेशा समझाते हैं, जब भी आपको कहीं भी स्टेटमेंट में केवल शब्द का प्रयोग दिखे तो सतर्क होने की जरूरत है। केवल अपने आप में इस बात का प्रतीक है, इसका मतलब कुछ छुपा रहा है हमसे। ये कॉमन सेंस की बात है, ध्यान रखिएगा। ये कई बार कॉमन सेंस से ही सवाल पकड़ लिए जाते हैं। अगर कहीं भी प्रश्न में केवल लगा है, इट मीन्स कुछ हमसे छुपाया जा रहा है। केवल ऐसा नहीं होगा। ये कहना ये चाह रहा है कि यह अपने पदावधि से समाप्ति के पूर्व कैसे कैसे हो सकता है। जैसे कहा जाता है, जब स्पीकर के पद के कार्यकाल की बात आती है, जब स्पीकर के पद के कार्यकाल की बात आती है, तो हम लोग क्या कहते हैं कि स्पीकर का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष है ना। कहते हैं कि सामान्यतः 5 वर्ष इनका कार्यकाल है। लेकिन जब पूछा जाता है व्यवहारता इनका कार्यकाल कब तक होता है, तो व्यवहार में इनका कार्यकाल तब तक माना जाता है जब तक कि सदन का कार्यकाल होता है। किसका? जब तक सदन का कार्यकाल होता है तब तक इनका भी कार्यकाल माना जाता है। क्या उससे पहले किसी भी परिस्थिति में इनका पद रिक्त नहीं हो सकता है? कई सारी परिस्थिति में हो जाता है। अक्सर मैं पॉलिटी पढ़ाते वक्त आप लोगों को बताता भी, नोट्स में लिखाता भी हूँ कि कई सारी ऐसी परिस्थिति हैं जब 5 वर्ष से पहले भी इनका पद रिक्त हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अपनी स्वेच्छा से ये उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे। कब? अपनी स्वेच्छा से ये उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे तो 5 साल से पहले भी इनका पद रिक्त हो जाएगा। 5 वर्ष से पहले इनकी सदन की सदस्यता समाप्त हो जाए। सदन की सदस्यता यदि समाप्त हो जाती है तो वह अध्यक्ष के रूप में काम नहीं करेगा। तीसरा ध्यान से सुनिए एक एक पॉइंट को, क्योंकि हम आपको टेक्निकल क्वेश्चन ही कराएंगे, समान क्वेश्चन नहीं कराएंगे। ध्यान रखिएगा, समान क्वेश्चन जो होंगे वो मैं मैराथन क्लास में कराऊंगा। पॉलिटी बूस्टर सीरीज का मतलब है जितनी आपकी तैयारी है उससे ऊपर कैसे जा सकते हैं आप, कुछ कठिन सवालों को सही करके आप कैसे आगे निकलेंगे, ये इसकी तैयारी है। इसका नाम ही है पॉलिटी बूस्टर स्कोर सीरीज। तो आपके स्कोर को कैसे बेहतर बनाया जाए, इसके लिए काम किया जा रहा है यहाँ पर। तो मैंने कहा है उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे, सदन की सदस्यता समाप्त हो जाए, या दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले। क्या? दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर ले, तब भी इनकी स्पीकर से पद रिक्त हो जाएगा। और चौथा, लोकसभा प्रभावी बहुमत से हटा दे। लोकसभा प्रभावी बहुमत से, लोकसभा जो है वह प्रभावी बहुमत यानी कि इफेक्टिव मेजॉरिटी से अगर हटा देती है तब भी इनका पद रिक्त हो जाएगा। तो एक परिस्थिति दिखा दिया मैंने, 2 परिस्थिति दिखा दिया, 3 दिखा दिया, 4 परिस्थिति मैंने आपको दिखा दिया। और वहां कह रहा है केवल तभी समाप्त हो सकती है जब वह सदन का सदस्य न रहे। एक परिस्थिति तो इसमें शामिल है। दूसरा, जब वह उपाध्यक्ष को त्यागपत्र दे दे, लेकिन नागरिकता वाली परिस्थिति और लोकसभा के द्वारा प्रभावी बहुमत से हटाने वाली परिस्थिति इसमें शामिल नहीं है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत माना जाएगा। तुरंत क्रॉस करिए। एक चीज का और ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, एक चीज का आप लोग और ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या गया, लोकसभा प्रभावी बहुमत से हटाएगी, तो इसका मतलब एक क्वेश्चन हमारा ये भी क्लियर हो गया कि स्पीकर को लोकसभा हटाती तो है, लेकिन लोकसभा कैसे हटाती है? प्रभावी बहुमत से हटाती है, यानी इफेक्टिव मेजॉरिटी से हटाती है। और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरा स्टेटमेंट है कि लोकसभा विघटित होने के साथ ही अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना होता है। किसको? लिखा गया है कि लोकसभा विघटित होने के साथ ही अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना। ये यूपीएससी ने कई बार प्रश्न उठाया है, तो तैयार रही, हो सकता है कभी यूपीपीसीएस में भी आ जाए। तो ध्यान रखिएगा, जैसे ही फ्रेंड्स लोकसभा का विघटन होता है, जैसे ही
लोकसभा का विघटन होता है, ये बात सत्य है कि लोकसभा के सभी सदस्य अपना पद रिक्त कर देते हैं। क्या कर देते हैं? अपना पद जो है वह रिक्त कर देते हैं सभी सदस्य। केवल एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपना पद रिक्त नहीं करता। यही सवाल बनता है। लोकसभा के विघटन के पश्चात लोकसभा के सभी सदस्य अपना पद रिक्त कर देते हैं, लेकिन स्पीकर एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो अपना पद रिक्त नहीं करेगा। कब तक? तब तक जब तक नई लोकसभा का गठन ना हो जाए। नई लोकसभा के गठन तक। अब आपको सवाल पूछना चाहिए हमसे, केवल नई लोकसभा के गठन तक? नहीं, नई लोकसभा के गठन के बाद प्रथम बैठक तक वो अपना पद नहीं रिक्त करता है। क्यों ऐसा? रटने को तो विद्यार्थी रट ले रहे हैं कि लोकसभा के विघटन के पश्चात लोकसभा की पहली बैठक तक स्पीकर अपना पद रिक्त नहीं करेगा। रीजन क्या है? क्योंकि जब आप एक शब्द पढ़ते हैं, एक पद पढ़ते हैं, प्रोटेम स्पीकर, याद है? आप प्रोटेम स्पीकर पढ़ते हैं, और प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति कौन करता है? इनकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। कब करता है? नई लोकसभा के गठन के बाद पहली बैठक में। कॉन्सेप्ट पकड़िए और आपस में जोड़िए। नई लोकसभा के गठन के बाद पहली बैठक में। और संविधान कहता है कि स्पीकर का पद किसी भी सूरत में खाली नहीं होना चाहिए। स्पीकर का पद किसी भी सूरत में खाली नहीं होना चाहिए। और इसीलिए जैसे ही नई लोकसभा का गठन होता है तो भारत का राष्ट्रपति लोकसभा के समस्त सदस्यों में से सबसे वरिष्ठतम सदस्य को उम्र के आधार पर नहीं, कार्यकाल के आधार पर, वो भी लगातार कार्यकाल के आधार पर एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है। एक क्या? प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति करता है, जो कार्यकाल के हिसाब से सबसे वरिष्ठ मेंबर होता है। और प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? कई बार विद्यार्थी सिर्फ इतना पढ़ते हैं कि प्रोटेम स्पीकर का काम होता है नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रमाण पत्रों की जांच करना और उनका शपथ ग्रहण करवाना। यह अधूरी जानकारी है। प्रोटेम स्पीकर नवनिर्वाचित सदस्यों के प्रमाण पत्रों की जांच करता है, उनका शपथ ग्रहण करवाता है, और जब तक लोकसभा स्पीकर का चयन न हो जाए तब तक वह सदन की अस्थायी अध्यक्षता करता है। हो, सारा गेम ये था कि नई लोकसभा के गठन के बाद पहली बैठक में एक ऐसा व्यक्ति सदन को मिल जाता है जो टेम्पररी रूप से, अस्थायी रूप से अध्यक्षता करता है। यही कारण है कि लोकसभा के विघटन के पश्चात सभी सदस्य अपना पद तो रिक्त कर देते हैं, लेकिन लोकसभा अध्यक्ष अपने पद पर तब तक बना रहता है जब तक नई लोकसभा के गठन के बाद पहली बैठक न हो जाए। और जैसे ही इस दिन प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति होगी, ये अपना पद रिक्त कर देगा। ये क्या कह रहा है? लोकसभा विघटित होने के साथ ही अब अध्यक्ष को अपना पद छोड़ना होता है। मैंने आपको पहले बार जहां बाध्य किया जाए भी केवल छोड़ना ही, इसका मतलब समझ लेना वहां दाल में काला है, स्टेटमेंट गलत होने वाला है। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट भी गलत हो गया और पहला भी गलत हो गया। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? बताना क्या है? गलत पूछा गया होता तो हम सी बताते, लेकिन सही पूछा गया न तो पहला सही है न ही दूसरा। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अब बात प्रोटेम स्पीकर की हुई, कुछ बातें और जान लीजिए कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। इनका कोई कार्यकाल नहीं होता है। इनका काम होता है शपथ ग्रहण करवाना, प्रमाण पत्रों की जांच करना, जब तक स्पीकर का चयन न हो जाए तब तक अस्थायी रूप से सदन की अध्यक्षता करना। ये कार्य संपन्न होते ही प्रोटेम स्पीकर का पद स्वतः समाप्त हो जाता है। कई बार बच्चे सवाल करते हैं कि क्लास में मैं मजाक में कहता भी हूं, सबका बाल नाई काटता है, नाई का बाल कौन काटेगा? सबका बाल नाई काटता है, नाई का बाल कौन काटेगा? मतलब सबको शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है, और प्रोटेम स्पीकर को शपथ कौन दिलाएगा? तो प्रोटेम स्पीकर को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है। इसको नोट कर लीजिएगा। प्रोटेम स्पीकर को शपथ भारत का राष्ट्रपति दिलाता है, इसको ध्यान रखिएगा। कोई समसामयिक मुद्दा, तो वर्तमान में 18वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर भर्तृहरि महताब रहे। कौन रहे? भर्तृहरि महताब रहे हैं, जो कि ओडिशा से, जहां तक मेरी जानकारी से, कटक से सांसद हैं वो ना। तो ये दो बातें याद रखेंगे इसमें। और भी चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भाई क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको क्या करना है? राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। लिखा है कि राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव जो है, राज्यों के प्रतिनिधियों का जो चुनाव है वो क्या कह रहा है? विधान परिषद, यदि
विद्यमान है तो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, इसमें दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है, राज्यसभा में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चयन जो है किसके द्वारा किया जाता है, वह राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, कहा जा रहा है कि वह राष्ट्रपति द्वारा किया जा रहा है। और तीसरा स्टेटमेंट है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों को मनोनीत करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन और समाज सेवा के क्षेत्र में कुछ विशेष कुछ विशेष उनको अनुभव होता है, ज्ञान होता है, उनको ऐसा किया जाता है। और ये पूछा क्या गया है कि राज्यसभा के संबंध में कौन सा कथन, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट आपका सही नहीं है, गलत स्टेटमेंट का ही चुनाव करना है। आपको क्या करना है, गलत स्टेटमेंट का ही चुनाव करना है, ये ध्यान रखिएगा। तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं और राज्य विधान परिषदों यदि विद्यमान है तो कुछ निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। और दूसरा कह रहा है कि राज्यसभा में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। सबसे पहले इसको पकड़िएगा, सबसे पहले इसको पकड़िएगा कि राज्यसभा में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि राज्यसभा में जो सदस्य जाते हैं, प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चयन राष्ट्रपति किया जाता है। ध्यान रखिएगा, जब बात संघ राज्य क्षेत्र की की जाएगी, जब बात संघ राज्य क्षेत्र की जाएगी तो संघ राज्य क्षेत्र में जहां पर विधानसभाएं होंगी वहां के केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें शामिल होते हैं। क्या, वहां के केवल निर्वाचित सदस्य ही इसमें शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य ही इसमें शामिल होते हैं। इसमें कोई भी व्यक्ति, पहली बात तो मनोनीत नहीं शामिल होता। यहाँ सबसे पहले हमें सीखना है कि यहाँ पर कोई मनोनीत नॉमिनेटेड पर्सन शामिल नहीं होता है। क्या, नॉमिनेटेड पर्सन यहाँ पर जो है वह शामिल नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। कोई भी नॉमिनेटेड पर्सन इसमें शामिल नहीं होता, केवल निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। कितने, केवल इसमें निर्वाचित सदस्य ही शामिल होते हैं, इस बात को ध्यान रखना है आपको। इसमें कोई भी नॉमिनेटेड पर्सन जो है वो शामिल इसमें नहीं होता है, ये ध्यान रखिएगा। नॉमिनेटेड पर्सन जो भी इसमें शामिल नहीं होता है। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है कि इसका मतलब दूसरा तो गलत हो गया सर, कि राज्यसभा में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चयन राष्ट्रपति द्वारा किया, बिल्कुल गलत है। राज्यसभा के प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों का चयन राष्ट्रपति द्वारा बिल्कुल भी नहीं किया जाता है। पहली बात, जहां पर राज्य विधानसभाएं होंगी वहीं पर राज्यसभा की सीटें होती, अन्य जगह पर नहीं होती। जैसे कि आप कहते हैं वर्तमान में दिल्ली की बात किया जाए तो अगर दिल्ली की बात किया जाए, दिल्ली में, और उसके बाद साथ ही साथ आपका पुदुचेरी में और जम्मू एंड कश्मीर, यही 3 जगह सीटें हैं। दिल्ली में 3 सीट है, पुदुचेरी में 1 है, जम्मू कश्मीर में 4 है। टोटल यूटी में केवल 8 सीटें हैं और इन 8 सीटों का जो चुनाव किया जाता है वह विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राइट, इसलिए दूसरा स्टेटमेंट गलत। तीसरा देख लीजिएगा, तीसरा देखिएगा कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 ऐसे सदस्यों का मनोनीत करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान, सहकारिता आंदोलन, ये शब्द फंसा लिया। देखिए, ये शब्द आपको फंसा लिया कि राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करता है जिन्हें कला, साहित्य, विज्ञान और सहकारिता आंदोलन में, समाज सेवा में विशेष ज्ञान प्राप्त हो। तो ये तीसरा भी गलत हो जाएगा, ये तीसरा भी गलत हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये तीसरा भी गलत हो जाएगा। इसमें तीसरा भी सही नहीं होगा क्योंकि सहकारिता आंदोलन शब्द का जो प्रयोग किया गया है ना, वो विधान परिषद में मनोनयन के लिए किया गया। किसमें, विधान परिषद में जब मनोनयन राज्यपाल करता है। कब, विधान परिषद में जब मनोनयन राज्यपाल करता है, जब विधान परिषद में मनोनयन राज्यपाल करता है तब ऐसा संभव हो पाता है, तब ये चीज होती है, ध्यान रखिएगा, वरना ऐसा नहीं हो पाएगा। विधान परिषद में मनोनयन जब होता है तब राज्यपाल सहकारिता आंदोलन से संबंधित 1/6 सदस्यों का मनोनयन करता है, ऐसा राज्यसभा में नहीं कहा गया है। राज्यसभा के लिए, राज्यसभा में भारत का राष्ट्रपति अनुच्छेद 80 के तहत 12 सदस्यों का मनोनयन करता है जो साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा में उत्कृष्ट कार्य के लिए जाने जाते हैं। तो तीसरा भी गलत हो गया। और उसके पश्चात आपका पहला क्या कह रहा है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का चुनाव राज्य विधानसभाओं और विधान परिषद यदि विद्यमान है तो निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो हाँ, ये ध्यान रखिएगा, इसमें केवल निर्वाचित शामिल होते, मैंने पहले ही बता दिया है, इसमें मनोनीत शामिल नहीं होते हैं, इसमें मनोनीत शामिल नहीं होते हैं।
मनोनीत सदस्य इसमें कोई भी शामिल नहीं होता है। लेकिन शामिल कहाँ के होते हैं? राज्य विधानसभा के ही, ध्यान रखिएगा, ये राज्य विधानसभा के ही इसमें निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं, निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यहाँ पर मनोनीत की बात नहीं की गई है। लेकिन यहाँ पर दिया गया है क्या विधानसभा यदि विद्यमान है तो विधान परिषद का भी जो सदस्य है वह इसमें भी शामिल होगा। क्या विधान परिषद का अगर कोई सदस्य है तो वह भी इसमें शामिल होगा। तो विधान परिषदों के सदस्य की चर्चा नहीं की गई, केवल विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की बात यहाँ पर की गई है। तो इसलिए पहला स्टेटमेंट तो आपका क्या हो जाएगा? ये भी गलत हो जाएगा। तो कौन पूछ रहा है कि कौन सही है? पहला, दूसरा, तीसरा। तो इसमें पहला, दूसरा, तीसरा सब गलत है और सही पूछ रहा है, इसलिए राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। राइट, तो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, सारा कंफ्यूजन यहाँ पर दूर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, अगले सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि परमादेश रिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन आपका सही है? यह मूल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए है, यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने के लिए है, या केवल प्रशासनिक अधिकारों के विरुद्ध जारी किया जाता है? और इसमें आपको बताना है कि दिए गए कथनों में से यहाँ पर भी आप सही कथन का चुनाव कीजिए। क्या दिए गए कथनों में से यहाँ पर भी आप सही कथन का चुनाव करिए कि दिए गए कथन में से कौन से स्टेटमेंट आपके इसमें सही है, कौन से स्टेटमेंट आपके सही है। तो परमादेश या मूल अधिकारों के परिवर्तन के लिए बिल्कुल है। किसी भी फंडामेंटल राइट के संरक्षण के लिए, किसी भी फंडामेंटल राइट के संरक्षण के लिए 5 प्रकार की रिट जारी की जाती है और उन 5 प्रकार के रिट में परमादेश रिट भी है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? मैंडामेस बोलते हैं ना, मैंडामेस बोलते हैं जिसको इंग्लिश में, ये भी इसमें शामिल है, इसमें ये भी शामिल है, ये ध्यान रखिएगा। तो इसका मतलब ये तो मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन करने के लिए है, ये पहला तो सही है। दूसरा कह रहा है ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने के लिए ना। परमादेश रिट किसी लोक अधिकारी के लिए जारी किया जाता है। क्या लोक अधिकारी के लिए जारी किया जाता है? उस लोक अधिकारी में के लिए तब जारी किया जाता है जब वह अपने कर्तव्यों का पालन न कर रहा हो। जब अपने कर्तव्यों का पालन न कर रहा हो तो उस कर्तव्य का पालन के लिए इसको कहा जाता है। या वह कार्य न कर रहा हो, या तो जो कर्तव्य दिया गया उसका पालन सुचारू रूप से न कर रहा हो, या कार्य ही न कर रहा हो जो उसके कार्य क्षेत्र के आता है, तो उस कार्य को करने के लिए, क्या उस कार्य को करने के लिए परमादेश रिट जारी किया जाता है। ध्यान रखिएगा, परमादेश रिट उस कार्य को करने के लिए जारी किया जाता है। और जब बात है कि सशरीर उपस्थित करने के लिए, यह बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट के द्वारा होता है। क्या जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है, जिसको आप हेबियस कॉर्पस बोलते हैं, इस रिट के माध्यम से कहा जाता है कि बंदी बनाए गए व्यक्ति को सदन में, न्यायालय में सशरीर उपस्थित किया जाए। अब इन दोनों रिटों में 2 बात और बता देते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण जो रिट है ना, यह दोनों के लिए जारी किया जा सकता है, या किसी निजी व्यक्ति के लिए भी जारी कर सकता है, और यह किसी लोक अधिकारी के लिए भी जारी किया जा सकता है। किसके लिए? लोक अधिकारी के लिए भी जारी किया जा सकता है। जबकि परमादेश रिट केवल किसके लिए जारी किया जाता है? परमादेश रिट की अगर मैं बात करूं तो परमादेश रिट जो है वह केवल और केवल किसके लिए जारी किया जाता है? लोक अधिकारी के लिए। और इस लोक अधिकारी में भी ध्यान रखिएगा कौन अपवाद है? राष्ट्रपति और राज्यपाल अपवाद है। कौन अपवाद है? राष्ट्रपति और राज्यपाल अपवाद है। यानी कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के विरुद्ध यह रिट नहीं जारी की जाती है, और निजी व्यक्ति के विरुद्ध तो जारी की ही नहीं जाती है। क्या ध्यान रखिएगा, निजी व्यक्ति के विरुद्ध यह रिट तो जारी की ही नहीं जाती है, केवल लोक अधिकारी के विरुद्ध जारी की जाती है। उस लोक अधिकारी में भी राष्ट्रपति और राज्यपाल अपवाद है, एक्सेप्शन, इसको नोट करिएगा। और बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जो है निजी व्यक्ति और लोक अधिकारी दोनों के विरुद्ध जारी किया जाता है। कब जारी किया जाता है? जब किसी व्यक्ति को गलत तरीके से, अवैध तरीके से बंदी बनाया गया हो, तब न्यायालय ये रिट जारी करती है। और परमादेश रिट कब जारी किया जाता है? जब कोई लोक अधिकारी अपने कर्तव्यों का पालन सुचारू रूप से न कर रहा हो, या जो दायित्व उसे सौंपे गए उन दायित्वों का निर्वहन न कर रहा हो, तब ये रिट जारी की जाती है। राइट,
तो ये कह रहा है यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति को सशरीर उपस्थित करने से संबंधित आदेश है, ये बंदी प्रत्यक्षीकरण है, दूसरा गलत होगा। इसे केवल प्रशासनिक अधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता नहीं भाई, चाहे वो किसी प्रशासनिक अधिकरण के अंतर्गत आता हो या फिर कोई भी लोक अधिकारी होगा, वह सब के विरुद्ध या रिट जारी की जाती है अगर वो अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहा। और मैंने पहले ही क्वेश्चन में आपको कॉन्सेप्ट समझा दिया है कि केवल शब्द जहां आएगा वो मामला गलत हो जाएगा। केवल प्रशासनिक अधिकरण के लिए नहीं, कोई भी ऐसा लोक अधिकारी है जो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं कर रहा, उसके लिए रिट जारी कर दिया जा सकता है, सिवाय निजी व्यक्ति के, सिवाय राष्ट्रपति और राज्यपाल के। और ये निजी व्यक्ति में प्रशासनिक अधिकरण नहीं आएगा, इसलिए तीसरा स्टेटमेंट भी आपका गलत हो गया। पहला केवल सही है, सही बताना है, इसलिए राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। चलिए अंतिम क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग हैं। निम्नलिखित में से कौन से भारतीय संविधान की मूल संरचना के भाग हैं? संसदीय प्रणाली, कल्याणकारी राज्य, न्याय तक प्रभाव पहुंच, संविधान की धर्मनिरपेक्ष चरित्र या संविधान के धर्मनिरपेक्ष चरित्र। तो एक बार अपने हिसाब से भी आप आंसर सोचा करिए कि इसका आंसर निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। हालांकि इसके बात किया जाए मूल संरचना यानी आधारभूत ढांचे की बात हो रही है। यहाँ पर क्या, यहाँ पर जो है वह आधारभूत ढांचे की बात हो रही है। किसकी हो रही है? आधारभूत ढांचे की बात हो रही है। आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब आया? सबसे पहला सवाल तो आयोग आपसे यही पूछता है कि आधारभूत ढांचे का सिद्धांत कब आया। ये सिद्धांत जो आया था, आधारभूत ढांचे का सिद्धांत जो आया था, ये केशवानंद भारती केस में आया था। किस में आया था? ये केशवानंद भारती केस में आया था। केशवानंद भारती केस 1973 में आया था, 1973 में आया था। और दूसरी बात ध्यान रखिएगा, आधारभूत ढांचे शब्द का प्रयोग कहीं भी संविधान में नहीं है, संविधान में इसका प्रयोग नहीं है, न ही ये किसी संसदीय अधिनियम द्वारा लाया गया, न ही यह किसी संसदीय अधिनियम द्वारा लाया गया, और न ही यह किसी संविधान संशोधन द्वारा, न ही संसदीय अधिनियम द्वारा, और न ही इसके लिए संविधान में कोई संशोधन किया गया है। तो ये कैसे आया सर? ये न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम है। क्या है? यह न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम है, न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम है। आधारभूत ढांचा जो सिद्धांत आया, ये न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम है। और न्यायिक व्याख्या क्या कहती है? ये न्यायालय ने इसके अंतर्गत क्या व्याख्या की? न्यायालय ने व्याख्या की भारतीय संविधान का वह हिस्सा जो संविधान का आधार स्तंभ है, जो संविधान का मूल ढांचा है, जिस पे पूरा भारतीय संविधान टिका है, उसको संसद संविधान में संशोधन करके भी बदल नहीं सकती। और 1973 से लेकर अब तक बहुत सारे ऐसे तत्वों को न्यायपालिका ने मूल ढांचा घोषित किया है। नोट करिए, मैं फटाफट बोल रहा हूँ। जैसे देश की गणतंत्रात्मक व्यवस्था, जैसे देश का पंथ निरपेक्ष चरित्र, जैसे सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, जैसे कि समाजवाद, जैसे कि संसदीय व्यवस्था, जैसे कि शक्तियों का बंटवारा कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका के मध्य, जैसे कि पंथ निरपेक्ष, जैसे कि विधि का शासन, जैसे कि न्यायिक समीक्षा, जैसे कि मूल अधिकार निदेशक तत्वों के मध्य संतुलन, जैसे कि संशोधन करने की सीमित शक्ति, जैसे कि देश की संसदीय व्यवस्था या संप्रभुता। ये सब क्या है? ये सब भारतीय संविधान के अब तक मूल ढांचा घोषित किए जा चुके हैं। क्या इसमें वो शब्द है? संसदीय प्रणाली बिल्कुल है, कल्याणकारी राज्य ये भी है, व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता भी मूल ढांचा है। क्या? व्यक्ति की गरिमा व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता। क्या? व्यक्ति की गरिमा और साथ ही साथ राष्ट्र की एकता और अखंडता, एकता और अखंडता भी क्या है? भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। न्याय तक प्रभावी पहुंच ये भी है, संविधान का धर्मनिरपेक्ष चरित्र ये भी है। ये सब भारतीय संविधान के मूल ढांचा के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब आपके बेसिक स्ट्रक्चर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर में ये भी सवाल पूछे जाएंगे, किस केस में आया? क्या संविधान में चर्चा है? नो। क्या संसदीय अधिनियम द्वारा लाया गया? नो। क्या संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया? नो। ये न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम है, ध्यान रखिएगा। ये किसका परिणाम है? ये न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम है। किसका परिणाम है? ये न्यायिक व्याख्याओं का परिणाम है, इसको भी ध्यान रखिएगा। और ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये भारतीय संविधान का मूल ढांचा है। क्या है? ये भारतीय संविधान का मूल ढांचा है, ये ध्यान रखिएगा। इसमें संविधान में संशोधन करके भी कोई बदलाव नहीं किया जा सकता है।
ठीक है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर संसद के द्वारा बनाया गया कोई कानून 9वीं अनुसूची में भी डाल दिया जाए, 9th शेड्यूल में भी डाल दिया जाए, 9th शेड्यूल में अगर डाल दिया जाता है, फिर भी अगर वो मूल ढांचे का आघात पहुंचाता है तो न्यायालय उसका भी परीक्षण कर सकती है। तो इसी के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि इतने प्रश्नों के माध्यम से बहुत सारे प्रश्न आप सीखे होंगे, बहुत सारे कॉन्सेप्ट सीखे होंगे, बहुत सारी नई चीज़ें सीखे होंगे। ऐसे ही हम लगातार परीक्षा के पहले बहुत अच्छे अच्छे सवाल हर सेगमेंट के लाते रहेंगे, ताकि आपका पॉलिटी में जो कन्फ्यूजिंग पॉइंट है, जहाँ से दिक्कत होती है, जो अपवाद वाले मुद्दे हैं, वो सारी चीज़ें आपके ठीक हो जाए। तो अधिक से अधिक शेयर करिए, सभी विद्यार्थियों तक पहुँचाइए। आज सुबह करंट अफेयर की क्लास तकनीकी समस्या की वजह से नहीं हो पाई, शाम को 7 बजे आपका मैराथन का क्लास चलेगा, तो सभी लोग 7 बजे मिलते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाकी कॉमेंट करके अपना फीडबैक जरूर बताइएगा कि पूरा सेशन कैसे रहा। थैंक यू वेरी मच।